दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। लंका पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी शिवा माली को सामने घाट इलाके से पकड़ा गया, जो बिना नंबर की बाइक से गांजा बेचने आया था। उसके पास से 9.370 किलो गांजा, एक एप्पल आईफोन, 450 रुपए नगद और बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बिहार से गांजा लाकर वांसी पार्टियों में बेचता था। आरोपियों पर पहले से भी सोनभद्र में एनडीपीसी एक्ट और धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज है। कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक शिवकांत मिश्रा और उनकी टीम ने गश्त के दौरान की। पुलिस का दावा है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के आदेश निर्देश के क्रम में ऑपरेशन चक्रव्यूह में चलाई गई चेकिंग अभियान में दिनांक 7 जून 2025 को थाना लंका पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। दौरान चेकिंग एक अभियुक्त जो है एक बिना नंबर प्लेट की बाइक पर अपने पिट्ठू पर जो है कुछ सामान लाद कर ले जाया जा रहा था, जिसको चेकिंग के दौरान उसने जो है बताया कि ये गांजा ले जा रहा है, जिसकी लगभग वजन 9.5 किलो और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। उसका जो है ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था और इसको बेचने के लिए ले जा रहा था। उसी के क्रम में थाना लंका पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। जो अपराधी पड़ रहा है उसका तो कोई अपराधी गतिविधि पूर्व में भी इनके द्वारा इनके ऊपर एक एनडीपीएस का मुकदमा पंजीकृत है और इस मुकदमे के बाद में इनके खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी। कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से ला रहा था, सब कुछ पता चला? इनकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की जांच की जा रही है। ये कहाँ से खरीदते हैं, कहाँ बेचते हैं, उसकी गहनता से जांच की जाएगी और संबंधित के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बेचने के लिए कहाँ जा रहे थे? उसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस की जांच की जा रही है। जो भी इसमें संलिप्त होंगे सब पे कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर के कछुआ इलाके में एक दुखद सड़क हादसा हुआ। एक बुजुर्ग गौरी शंकर लूना से सड़क पार कर रहे थे, तभी उन्हें बचाने के चक्कर में एक कार के ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दी और सामने से आ रही पिकअप से सीधी टक्कर हो गई। हादसे में बुजुर्ग की मौके पे ही मौत हो गई और दोनों गाड़ियों में सवार 18 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। पुलिस मौके पहुंची, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और गांव में हालत शांत है। आज थाना कछुआ के सबेसर से एक दुखद एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंच गई थी, हम लोग भी पहुंच गए थे, एसडीएम साहब भी आ गए थे। इसमें मौके पहुंचने पर यह बात प्रकाश में आई है कि एक लूना सवार व्यक्ति जो अचानक रोड को क्रॉस करना चाह रहा था और उसको बचाने के चक्कर में जाइलो सवार ड्राइवर उसको अपनी गाड़ी को किनारे मोड़ा, तब तक आगे से आ रही पिकअप से भिड़ंत हो गई। दोनों के आमने सामने भिड़ंत से लगभग 18 लोग घायल हुए, जिसमें से लूना सवार व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और सभी घायलों का उपचार 2 अस्पतालों में चल रहा है। एक सीएससी कछुआ में तथा दूसरा एक राज प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पे इलाज चल रहा है। इन सभी 18 घायलों में से 5 व्यक्ति उनको अच्छे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, सब लोग यहाँ पे आ गए थे और इसमें जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है उसको अमल में लाई जाएगी। वाराणसी में 8 जून को रेलवे सुरक्षा के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जीआरपी वाराणसी द्वारा ट्रेन में बम होने की फर्जी सूचना देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि दिनांक 2 जून को ट्रेन संख्या 15018 काशी एक्सप्रेस व 11071 कमायनी एक्सप्रेस में बम रखे जाने की सूचना कंट्रोल रूम को दी गई थी, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई और ट्रेनों को जंघई स्टेशन पर रोककर सघन चेकिंग करानी पड़ी। जांच में सूचना फर्जी पाई गई और जीआरपी कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। गहन विवेचना, साक्ष्य संकलन और सर्विलांस टीम की मदद से आरोपी राजेश शुक्ला, उम्र 48 वर्ष, निवासी मछली शहर जौनपुर को प्लेटफॉर्म संख्या
10/11 पर फुट ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से वो मोबाइल फोन भी बरामद हुआ जिससे फर्जी सूचना दी गई थी। आरोपी के विरुद्ध मुकदमा संख्या 146/25 धारा 353, 351 4 व 217(2) BNS के तहत कार्यवाही करते हुए उसे न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तारी में प्रभारी निरीक्षक राजोल नागर सहित जीआरपी वाराणसी और सर्विलांस टीम की अहम भूमिका रही। ये दिनांक 2/6/25 को एक व्यक्ति के द्वारा 2/25 पे और 6/59 पे कामायनी एक्सप्रेस और काशी एक्सप्रेस में बम रखे जाने की सूचना दी गई थी, जिस पे ट्रेन को जंघई रेलवे स्टेशन पर रुकवाया गया और एएस टीम जो है प्रयागराज और एएस चेक टीम जौनपुर और मेरे द्वारा और प्रभारी निरीक्षक और चौकी प्रभारी के द्वारा जो है पूरी ट्रेन को चेक किया गया था, लेकिन वो उसमें कहीं कोई बम नहीं मिला था, जिसके कारण ट्रेन काफ़ी देर तक रुक गई थी। यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई थी और यातायात भी जो है बाधित हो गया था। इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे और पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज के निर्देशन में मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम के द्वारा जो है राजेश कुमार नामक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से वो मोबाइल भी बरामद हुआ है, जिससे उन्होंने फ़ोन करके कंट्रोल रूम को सूचना दिया था। क्या वजह रही, क्यों इन्होंने ऐसा किया, क्या कुछ बताया? इनके द्वारा पूछताछ में सिर्फ ये बताया गया कि साहब मैंने ये नंबर कंट्रोल रूम का जौनपुर रेलवे स्टेशन पे बोर्ड से पाया था और मैंने इसी तरीके से फ़ोन कर दिया था। वजह क्या था फ़ोन करने की? वजह के बारे में ये बताया कि हमने इसी तरीके से लोगों को परेशान करने की नीयत से फ़ोन किया था। किस तरह की विधिक कार्रवाई की जाएगी इस पर? इनके ऊपर जो 2 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं उसमें ये जेल जा रहे हैं। इसके अलावा इनके ऊपर राष्ट्रीय एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। पहले भी इस तरह का कुछ इन्होंने काम किया या इसकी जानकारी हम लोग मुंबई से और जहाँ के ये मूल निवासी है वहाँ से और इनका आपराधिक इतिहास जो है वो हम लोग खंगाल रहे हैं। ये मूल निवासी जौनपुर के हैं, मछली शहर के। क्या कुछ बरामद हुआ है इनके साथ? इनका वो मोबाइल बरामद हुआ है जिससे इन्होंने फ़ोन किया था, वो बरामद किया गया है। इस तरह की सूचना को देखते हुए सर आगे मतलब जीआरपी किस तरह से कंट्रोल कर सकती है? इसीलिए इनके खिलाफ जो है राष्ट्रीय एक्ट की कार्रवाई की जाएगी कठोर से कठोर, ताकि इसकी पुनरावृत्ति करने की कोई हिम्मत न उठा सके। ठीक। दशाश्मेल क्षेत्र में एसएपी दशाश्मेल प्रभारी निरीक्षक एवं सभी चौकी प्रभारियों की उपस्थिति में यातायात पुलिस मित्रों की बैठक होटल गंगेज ग्रैंड गुदौलिया में संपन्न हुई। बैठक में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सड़कों पर अतिक्रमण रोकने सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। सभी प्रतिभागियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में जो है शहर की यातायात व्यवस्था को अच्छी यातायात मित्र बनाने का निर्देश दिया गया था, जिस क्रम में सर्किल दशा समेत के सभी थाना क्षेत्र के जो डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं जहां पे अतिक्रमण की या ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा रहती है, प्रत्येक एरिया से 15-15 ट्रैफिक मित्र बनाए गए और उन यातायात मित्रों की आज यहां पर बैठक की गई, जिसमें उन यातायात मित्रों को क्या करना है उसके बारे में बताया गया। क्या उनसे अपेक्षाएं हैं, कैसे वो हमको सहयोग दे सकते हैं, उन्हें कहाँ कहाँ पे समस्याएं डेली महसूस होती है कि जिससे कि यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था अगर उस पर सुधार किया जाए तो बेहतर हो सकती है। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे उनसे सुझाव मांगे गए और शहर की बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए उनके साथ बैठक की गई है। जैसे कि काफ़ी व्यापारियों का मानना था कि दशाश्मेल क्षेत्र में बहुत सारे अतिक्रमण किए जा रहे हैं और अवैध रूप से पैसा लिया है मंदिरों में, तो उनके लिए सर किस प्रकार से? हाँ, जैसे कि आज की बैठक में इस प्रकार के इनपुट्स उनके द्वारा दिए गए हैं कि जहाँ पर ट्रैफिक की ज़्यादा समस्या रहती है रिक्शा की वजह से, या कुछ एरिया जहाँ पे उन्होंने बताया कि नो व्हीकल जोन बनाना है, पहले से बने हुए हैं लेकिन और भी उसको विस्तार करने के लिए बात की गई है। साथ में ये भी तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ श्रद्धालुओं से जो है अवैध ढंग से पैसा लिया जाता है दर्शन, सुगम दर्शन के नाम पर। तो इस पर मेरे द्वारा जो है एक टीम गठित की जाएगी जो सादे कपड़ों में रहेगी और श्रद्धालु बनकर इस प्रकार का अगर कोई गिरोह होगा तो उस पर हम लोग कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। बाड़ी से लंका जाने वाली जैसे टोटो वगैरह है, ये लोग बहुत अवैध रूप से पैसे लिए जा रहे हैं। जैसे उनका रेट अगर 20 रुपये तो वो 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये ले रहे हैं और उनसे कहने को लड़ रहे हैं यात्रियों से। इस पर सर क्या कहेंगे? दरअसल मैं भी इस पर भुक्तभोगी खुद हो चुका हूँ। नहीं, ऐसा जो तथ्य प्रकाश में आया है इस पर हम लोग जो है अपनी टीम बनाकर
और ऐसा जब संज्ञान में जो भी व्यक्ति आएगा तो उस पर हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। मैंने मदनपुरा चौकी इंचार्ज से बोला तब जाकर उन्होंने इस पर कार्रवाई की है। कार्रवाई लगातार होगी और कोई भी अवैध गतिविधि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई अवैध गतिविधि किसी प्रकार की संचालित नहीं की जाएगी। बीएचयू ट्रामा सेंटर में हो रही गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के विरोध में छात्र, पूर्व छात्र नेताओं और समाज सेवियों ने मौन जुलूस निकाला। यह जुलूस सिंह द्वार से शुरू होकर मालवीय प्रतिमा तक गया। छात्रों ने तख्तियों पर लिखा था, स्वास्थ्य है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार और ट्रामा सेंटर में गुंडाई बंद करो। पूर्व छात्र नेता डॉक्टर अरविंद शुक्ल ने कहा कि आंदोलन मरीजों और गरीबों के हक के लिए है। ट्रामा सेंटर प्रभारी को हटाने और जाँच की मांग की गई। पूर्वांचल के कई कॉलेज के छात्र शामिल हुए और आंदोलन को आगे भी जारी रखने की बात कही। मैं हिमांशु सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर फाउंडेशन हूँ। किस तरह का मौज जुलूस आप लोग निकाल रहे हैं, खाली पट्टी बांध रहे हैं, क्या उद्देश्य? ऐसा है कि जो ट्रामा सेंटर में भ्रष्टाचार है और ट्रामा सेंटर में जो गुंडागर्दी चल रही है, वहाँ सौरभ सिंह नाम का एक डॉक्टर है जो कि बाउंसर रख के वहाँ पे लेक्चर प्रोफेसर को पिटवाता है और छात्रों को साथ बदसलूकी करता है। और पुराना इतिहास इनका ये है कि वहाँ 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। उस घोटाले की जांच होने के लिए, उस घोटाले को जांच कराने के लिए, सेवानिवृत्त जजों से जांच कराने के लिए हम लोग आंदोलन के प्रथम शुरुआत आज से हम लोग मौन जुलूस के रूप में किए और ये आंदोलन लंबा चलेगा। ये आंदोलन दिल्ली तक जाएगा। एचआरडी मिनिस्ट्री को भी हम लोग घेरेंगे, मानव संसाधन मंत्रालय को भी घेरेंगे। अभी तक इसकी शिकायत आप कहाँ करते हैं? इसकी शिकायत लिखित रूप से पीएमओ को जा चुकी है, एचआरडी मिनिस्ट्री को जा चुकी है। वहाँ से क्या आश्वासन मिला या कुछ? वहाँ से कोई आश्वासन नहीं आया। सौरभ सिंह के हाथ पांव इतने लंबे हैं और इतना यहाँ से वो लूट किए हैं और उन्हीं पैसों से सारे लोगों को मैनेज करते चले आ रहे हैं। मगर अब छात्रों की लड़ाई नहीं, अब ये आम जनमानस की लड़ाई है और इसको जातिगत रंग जो देने की इस आंदोलन की कोशिश हो रही थी कि आंदोलन ब्राह्मणों का है, मगर मैं एक क्षत्रिय हूँ और पूरे पूर्वांचल के क्षत्रिय मेरे साथ हैं, आधे बिहार के क्षत्रिय में। बात नहीं सुनी जा रही है तो आगे आप हम लोग की बात नहीं सुनी जाएगी तो 11 नौजवान मानव संसाधन मंत्रालय के सामने आप मुद्दा कर लेंगे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब मऊ से मुंबई जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के B2 कोच का एसी खराब हो गया। यात्रियों ने बताया कि जौनपुर से ट्रेन में सवार होने के बाद से ही कूलिंग नहीं हो रही थी। ट्रेन में भीषण गर्मी और वेंटिलेशन की कमी से बच्चों और बुजुर्गों की हालत खराब हो गई। 2 घंटे तक जौनपुर स्टेशन पर खड़ी रहने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे नाराज यात्रियों ने वाराणसी कैंट पर चेन पुलिंग कर दी। महिला यात्रियों ने बताया कि ट्रेन में सफर करना बेहद मुश्किल हो गया था और बच्चों को पसीने से राहत नहीं मिल रही थी। यात्रियों द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद ऑपरेटर द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस घटना ने रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए, खासकर भीषण गर्मी के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर। मेरा नाम अंजलि है। अंजलि कहाँ से आ रही हैं आप? मैं जौनपुर से आ रही हूँ। क्या दिक्कत आई है? किस ट्रेन बड़ी है? कितनी समस्या चलनी पड़ रही है? कसम लाइट नहीं है। जौनपुर में हमारी ट्रेन थी 8:35 की, उसके बाद वो आई 11 बजे। ट्रेन आई 11 बजे, हमें लगा कि अंदर आएंगे तो थोड़ा आराम रहेगा, पर आए तभी उससे ज़्यादा, बाहर से ज़्यादा गर्मी अंदर है और हमें बोला जा रहा है कि ठीक होगा ठीक होगा ठीक होगा, बट वो ठीक ही नहीं हो रहा, उसका कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा। फिर बोला कि बनारस में ठीक होगा। फिर भी बनारस आए हम, उसके बाद भी वो गाड़ी चलाए जा रहे हैं। फिर हमें चैन खींचना पड़ा कि हम रोके तभी जाके होगा, क्योंकि आगे जाके तो कुछ ठीक होने वाला है नहीं। तो ये सभी बहुत सारी प्रॉब्लम है सब कोई। मेरे में ट्रेन माओ एक्सप्रेस है, 01124 है इसका। इसमें बहुत सारी दिक्कत है। मेरी नानी है जो उनकी उम्र हो गई 70-80 साल, वो कैसे इसमें रह सकेगी? छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, सब इधर नहीं रह सकते। कोई मतलब इधर पूरा पैक है, सबको यहाँ पे बीमारी, सब इतना घुटन हो रहा है यहाँ पे। 2 घंटा 3-4 रात से ये ट्रेन ऐसी चल रही है। पहले जब भी ट्रेन चालू होने से पहले चेक किया जाता है कि पूरा बोगी कैसा है ये मतलब इन्होंने चेक किया होगा, उन्हें पता है यहाँ का नहीं चल रहा है, फिर भी उन्हें चलाई गाड़ी। ऐसा लापरवाही थोड़ी की जाती है कि आपको पता है कि हम मतलब कुछ करेंगे नहीं तो ऐसी। हाँ, ऐसी कैसे बंद हुआ क्या पता। 5 डिब्बा चल रहा है, बाकी सिर्फ 1 ही डिब्बा नहीं चल रहा, तो क्या पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, कुछ पता।
बलिया के उभाव थाना क्षेत्र में पुलिस की बर्बरता का एक और मामला सामने आया है, जहां 68 वर्षीय राधा मोहन के बेटे सत्येंद्र चौहान को 112 डायल पुलिस कर्मियों ने कथित रूप से पीटा और झूठे आरोप में चालान कर दिया। घटना शुक्रवार दोपहर भिंडकुंड गांव की है, जहां मिट्टी विवाद के चलते सत्येंद्र के खिलाफ 112 नंबर पर कॉल की गई थी। विवाद तो मौके पर सुलझ गया, लेकिन आरोप है कि सिपाहियों ने सत्येंद्र से पैसे मांगे। इनकार करने पर उन्हें जबरन थाने ले जाकर बेरहमी से पीटा गया। बाद में पुलिस ने उस पर झूठे आरोप लगाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 170, 126, 135 बीएनएसएस में चालान कर दिया। सत्येंद्र के पिता राधा मोहन ने बताया कि उनके बेटे को रास्ते में और थाने में पीटा गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि हाल ही में बलिया एसपी ने अनुशासनहीनता पर 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था, लेकिन इस घटना से सवाल उठते हैं कि क्या उन कार्रवाइयों का वाकई कोई असर हो रहा है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। बलिया के उभाव थाना क्षेत्र में मोबाइल दुकान पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिए गए 2 भाइयों पर ही पुलिस ने हमलावरों की ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज कर दी, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया है। 4 जून की शाम इमलिया मार्ग पर मोहम्मद सुलेमान और उनके भाई मोहम्मद फहद पर अयान, तकवीम, रेयान, तस्लीम, जाहिद, अरसलान सहित अन्य लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में भर्ती हैं। पीड़ित की तहरीर पर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद 48 घंटे के बाद पुलिस ने उन्हीं पर पलटवार क्रॉस एफआईआर दर्ज कर दी, जबकि हमलावर अब तक फरार है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है और पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। नहीं देंगे, जो बुलाया है वो देगा। उसके बाद हमारे सामने ही मेरे लड़के को बैठा कर लेकर चले गए थाने पर। रास्ते में बीच को पीटे पुलिस वाले 112 वाले, जिसमें मोहन लाल, संजय, सोनू और 112 नंबर गाड़ी का ड्राइवर था। 3 लोग थे। इसके बाद थाने ले गए, थाने में लोग बैठा कर चले गए और थाने में तैनात कांस्टेबल राहुल यादव हमारे लड़के को बुला कर ले गया। कौन से थाने लेकर गए थे ये? उभाव थाने पर जी। और उभाव थाने पर तैनात सिपाही राहुल यादव बुला करके हमारे लड़के को ऑफिस से बगल में ले गया और इस कोठरी में इसको पीटा लाठी से। इसके बाद इसका 151 में चालान किए सब। और जब चालान हो गई तो मैं जमानत करके घर गया तो मेरा लड़का बताया कि किनारे ले जाकर के हमको मारे हैं। इसके बाद मैं आज मेडिकल कराने आया हूं और पुलिसकर्मियों के खिलाफ संजय, सोनू, मोहनलाल 112 के हैं सिपाही और उसी 112 का ड्राइवर अज्ञात है, उसका नाम अज्ञात है। और इसके बाद थाने पर तैनात कांस्टेबल राहुल यादव के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। बलिया एसपी साहब क्या मांग करना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन की ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी लापरवाही कही जाएगी। बलिया एसपी से यही कहेंगे कि मेरी पत्नी लगातार अपने गांव सभा की 3 बार प्रधान रही हैं और मेरे समाज में प्रतिष्ठा भंग किए हैं और मानवाधिकार का उल्लंघन किया। एसपी साहब से मैं यही मांग करूँगा कि लोग के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। यानी आप ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि डायल 112 जो हमेशा सेवा में तत्पर रहती है जी, इसके वजह से आपकी सामाजिक छवि भी धूमिल हुई है जी। इतना नहीं, ये 112 नंबर की पुलिस तो बिल्कुल लापरवाही की है, जानबूझकर एक घटना कारित की है। और सोनू यादव जो राहुल यादव जो थाने पर कांस्टेबल है, वह मालूम पड़ता है कि लाठी के लिए ये थाना उभाव में रखा गया है, लाठी मारने के लिए। इस संबंध में आप थाना प्रभारी उभाव से कुछ बातचीत हुई या उनको एप्लीकेशन आपने दिया कि इस तरह की घटना हमारे साथ? घटना हमारे सामने नहीं हुई, आड़ में हुई। हालांकि थाना प्रभारी महोदय से मेरी बात हुई, 2 शब्द बात हुई, अच्छी से बात हुई। उन्होंने कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन ये पुलिसकर्मियों ने उनके आड़ में यह घटना कारित की है। आप यहाँ एप्लीकेशन भी एक आपके हाथ में है जी, सीधा कर लीजिए उसे, सीधा कर लीजिए, सीधा करिए इसको, सीधा। ये एप्लीकेशन किसके नाम से है और किसको देने जा रहे हैं इस संबंध में? एप्लीकेशन मुख्यमंत्री के
जन सुनवाई पोर्टल पर भेज रहा हूँ और पुनः कप्तान बलिया को भी भेजूंगा। यानी दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर आप कार्रवाई चाहते हैं? जी ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार चौहान है। गांव कहाँ है? मेरे पिता का राधा मोहन चौहान है। गांव हमारा पड़ता है भिंडपुर, थाना उभा पड़ता है, जनपद बलिया। आज CSC सीयर आए हुए हैं, क्या वजह है? जमीनी विवाद था। जैसे विपक्षी पार्टी बुलाया था 112 नंबर 112 नंबर है मामला, विपक्षी पार्टी से हमारा सुलझ गया। विपक्षी का क्या नाम है? लाल बहादुर चौहान। तो उससे जी, तो उससे हमारा मामला सुलझ गया। तो उसके बाद आया 112 नंबर, बोले हमको बोला है कि थोड़ा खर्चा पानी दो, यानी कि रिश्वत मांग रहे थे। तो हमने कहा कि हमारे पास डायल 112 का सिपाही, हाँ, डायल 112 के सिपाही हमसे पैसा मांग रहे थे। क्या नाम था उनका? एक का नाम था संजय कुमार चौधरी और दूसरे का नाम था राहुल यादव। एक सिपाही का नाम था मोहन लाल और एक सिपाही का तो नाम थोड़ा नहीं जानते। 3 सिपाही लोग का नाम। डायल 112 का गाड़ी नंबर आपको पता है? गाड़ी नंबर तो पता नहीं है। ठीक, आगे बताइए क्या हुआ? तो उसके बाद से मामला सुलझने के बाद वो कहें कि हम लोग को खर्चा पानी चाहिए। तो हमने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, जो बुलाया है उन्हीं से ले लीजिए। तो उसके बाद से हमारा मोबाइल छीने, गाड़ी में ढकल कर बैठाए, थाने ले गए और ले जाने के बाद। कौन से थाने ले आए? थाना उभाव ले गए। थाना उभाव ले जाने के बाद एक साइड में कमरा है, कमरे में ले जाने के बाद 5 लाठी झाड़ू से 5 लाठी मारे राहुल यादव। 5 लाठी हम। राहुल यादव कौन है? राहुल यादव वहाँ के थाने के सिपाही हैं? थाने के सिपाही हैं। वो मारे हमको 5 लाठी साइड में ले जाकर एक कमरे में। हाँ, राहुल यादव थाना विभाग के सिपाही हैं। उसके बाद से फिर 151 पे चालान हुआ। उस आरोप भी लगाए थे पुलिस वाले आपको? ऐसे आरोप नहीं लगा, उसी पैसा नहीं दे रिश्वत, उसी के चलते वो थाने ले आए। उस पर 151 का चालान हुआ। उसके बाद से ले जाकर साइड में मारे हमको 5 लाठी, राहुल यादव मारे। और उसके बाद से जब 151 में चालान हुआ तो हमारा जमानत हुआ, तो हम घर आए। अस्पताल आए हुए हैं? जी, अस्पताल आए हैं। बेलथरा रोड में हमारा अस्पताल पड़ता है। क्या अस्पताल में क्या है, किस लिए है आप? मेडिकल कराने के लिए आए। यानी कि आपको गंभीर चोट भी आई है क्या? जी, 5 लाठी का सोच लीजिए कितना ज़्यादा चोट लगेगा। 5 लाठी अगर किसी को मारा जाए। डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई? अभी तो मुलाकात हुई है, लेकिन बोल रहे हैं कि एक और कोई डॉक्टर आ रहे हैं, तो आएंगे तो देख कर अपने हिसाब से मेडिकल बना देंगे। आपके साथ तो बहुत बड़ा जो है दुर्व्यवहार हुआ है। जी जी, बहुत निंदनीय है। जी, क्या मांग करते हैं आप? उस पर मांग करते हैं कि राहुल यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए। डायल 112 हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहती है। जी, और डायल 112 के द्वारा अगर आपसे रिश्वत मांगा जा रहा है, जी, रिश्वत न देने पर वो जबरन आपको उभाव थाने ले आते हैं। जी, थाने में उभाव थाने के सिपाही राहुल यादव द्वारा आपको बुरी तरह पीटा गया लाठी से पीटा गया। साइड में एक कमरा है, उस कमरे में ले जाकर हम मेरा हाथ ऊपर किए और लाठी से मारने लगे। क्या मांग करेंगे आप? यहाँ तक कि बोले ना कि ज़्यादा छटपटाओगे ना और चिल्लाओगे तो 5 के लाठी के बावजूद 6 लाठी मारेंगे। बर्दाश्त करो, जितना मार रहे 5 लाठी। क्या मांग करना चाह रहे हैं? मांग यही करना चाहिए, उनकी पर कार्रवाई होना चाहिए। भीमापार सादात स्थित ऐतिहासिक भीमा देवी मंदिर पर आयोजित 14वां रामचरितमानस महायज्ञ आज श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह में सिद्धपीठ हथियार राम के महंत भवानी नंदन यति जी महाराज का भव्य स्वागत हुआ। महाराज जी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों के कल्याण की कामना की और मंच से श्रद्धालुओं को धर्म, भक्ति और वैराग्य का संदेश दिया। उन्होंने भीमापार को धार्मिक चेतना का केंद्र बताते हुए व्यास राजकुमार पांडे के नेतृत्व की सराहना की। अपने प्रवचन
में उन्होंने भगवान के नाम स्मरण और भोग लगाने की परंपरा को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर शादात ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, भाजपा नेता दिलीप पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता मनोज सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। समारोह के आयोजक राजकुमार पांडे ने सभी आगंतुकों का आभार जताया और धर्म मार्ग पर निरंतर चलने की अपील की। मऊ जनपद के कोपागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत देवकली विशुनपुर में जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले आरोपी दिव्यांश उर्फ आशीष राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक तमंचा और 315 बोर का एक खोखा कारतूस बरामद किया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक इलामरन जी के निर्देशन पर और अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री व क्षेत्राधिकारी घोसी दिनेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में की गई। मुखबिर की सूचना पर कोपागंज पुलिस टीम ने खुखुंदवा देवकली मार्ग पर विशिष्ट राय के ट्यूबवेल के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि दिव्यांश ने 7 जून 2025 को पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया था। उसके खिलाफ कोपागंज थाने में मुकदमा संख्या 163/25 भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं सहित 3/25 आर्म एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। अभियुक्त पर पहले से मऊ जनपद के विभिन्न थानों में 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शामिल थे थाना अध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य, उप निरीक्षक पंकज कुमार यादव, हेड कांस्टेबल लोक कुमार चौधरी, कांस्टेबल ज्ञानचंद और राघवेंद्र प्रताप। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कल दिनांक 7/6/2025 को ग्राम बिशुनपुर देवकली में काशीनाथ की पूजा के दौरान रमेश राय पुत्र स्वर्गीय अनंत देव राय को आशीष राय उर्फ दिव्यांश राय निवासी ग्राम बिशुनपुर ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसका थाना कोपागंज में मुकदमा अपराध संख्या 163/25 धारा 109, 352, 351 ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में 5 BNS में अभियुक्त पंजीकृत हुआ था, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त गढ़ की गिरफ्तारी हेतु SOG प्रभारी सहित कई टीम गठित की थी। दौरान विवेचना आज दिनांक 8/6/2025 को समय 13:11 बजे खुखुंदवा देवकली बिशुनपुर मोड़ के पास वशिष्ठ राय के ट्यूबवेल के पास से अभियुक्त दिव्यांश उर्फ आशीष राय पुत्र कृष्णानंद निवासी देवकली बिशुनपुर को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा व खोखा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को थाने लाकर आवश्यक लिखा पढ़ी कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। अन्य अभियुक्त गढ़ों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। रविवार को सुबह वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने पहले साइकिल सवार मजदूर जगतू भारती 50 वर्ष को टक्कर मारी और फिर भागते हुए कोचिंग जा रही छात्रा खुशी मुदनवाल 15 वर्ष को कुचल दिया। दोनों के इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना बनगावा स्थित चीनी मिल के पास हुई। मजदूर बर्फ लेने जा रहा था और छात्रा कोचिंग क्लास। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और CCTV फुटेज के जरिए पिकअप की तलाश शुरू कर दी गई है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई जारी है। हादसे से इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है। मधुबन मऊ में रविवार को विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक कार्यालय पूर्व विधायक अमरेश चंद्र पांडे और जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव ने संयुक्त रूप से उद्घाटन कर शुरू किया। इस मौके पर कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली और कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाने का निर्णय लिया। पूर्व विधायक पांडे ने कहा कि हरीश चंद्र यादव जैसे नेताओं के पार्टी में आने से संगठन को मजबूती मिलेगी। जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यालय अब जनता की समस्याओं के समाधान का केंद्र बनेगा। कार्यक्रम में ओम प्रकाश ठाकुर, डॉक्टर नासिर अली, सतीश पांडे सहित कई नेताओं ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कांग्रेस को एकजुट होकर मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में दर्जनों कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। समाजवादी महिला सभा वाराणसी महानगर द्वारा महिला पदाधिकारियों के मनोनयन के कार्यक्रम ललिता टॉकीज भेलुपुर स्थित कैंप कार्यालय में गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विधानसभा प्रभारी श्री राजेश गौड़ तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा श्रीमती रीबू श्रीवास्तव और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री दिलशाद अहमद ढिल्लू उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष श्रीमती संगीता पटेल ने की। इस अवसर पर संगठन को सक्रिय और सशक्त बनाने हेतु महिला पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। साथ ही महिला सशक्तिकरण, संगठन विस्तार और समाजवादी विचारधारा पर भी चर्चा हुई। आरती कुशवाहा, सपना कुशवाहा, आयशा सिद्दीकी, जानकी यादव, डॉक्टर किरण बाला, पायजल
पायल जायसवाल, अनामिका पटेल व मालती सिंह सहित कई महिलाएं प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। ये आयोजन महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल साबित हुआ। मैं संगीता पटेल, महिला सभा की महानगर अध्यक्ष। आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ है, क्या उद्देश्य रहा है? आज जो है मेरे द्वारा बनाई गई संगठन की सभी महिलाओं को मैंने यहाँ ललिता वेलुपुर में बुलाया था और मेरे द्वारा जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं पद से, आज उनको मनोनयन पत्र प्रभारी जी के द्वारा और महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया है। और जितनी भी महिलाएं हैं, पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि वो लोग भी अपनी पूरी जिम्मेदारी, पूरी लगन और पूरी निष्ठा से उसका निर्वहन करेंगी और समाजवादी पार्टी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगी। हमेशा से आधी आबादी जो है महिला, दलित, पीड़ित जितनी भी महिलाएं हैं उनकी आवाज बनने का प्रयास करेंगी और महिलाओं को संगठित करके समाजवादी पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाएंगी। अच्छा, आगे का कार्यक्रम 2027 को देखते हुए आप लोग किस तरह डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, क्या है प्लान? डोर टू डोर हम महिलाएं जो है, आज का जो समय है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उससे हर लोग परेशान है। कहीं ना कहीं से महिलाएं जो असुरक्षित हैं, कहीं ना कहीं हर घंटे उन लोगों के साथ रेप या बलात्कार हो रहे हैं, तो उससे महिलाएं बहुत आक्रोशित है। महिलाएं अपना मन बनाकर बैठी हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ है और वो लोग जैसे इस सरकार में जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई से परेशान है। और इतनी महंगाई के बावजूद भी महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं और इस महंगाई में जो है 18% जीएसटी शिक्षा पे लगा हुआ, उसके बावजूद भी वो लोग पढ़ा रही हैं, लेकिन खून पसीने के कमाई से जो है पढ़ाई करवा रही है, उसके बाद भी कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो इससे महिलाएं बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। आज जो बैठक हुई है उसमें किस विषय पर चर्चा हुई है? उस पे जो है महिलाओं का हौसला संगठन के सभी लोगों ने मजबूत किया है। महिलाएं पहले से ही बहुत मजबूत है, अपने घर का काम करते हुए वो पूरे देश की जिम्मेदारी भी निभाने के लिए तैयार है। जैसे हमारी कर्नल सोफिया जी हैं, जो और भी सारी महिलाएं हैं जो कि महिलाएं होने के बावजूद भी पूरे जगह पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा से ही काम करते आई हैं और आगे भी करेंगी, यही है। रात में कैलेंडर तिराहे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने खड़े ट्रक को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें सत्यवीर 55 वर्ष की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल कदीपुर बस्ती सुरहुरपुर मोहम्मदाबाद गोहना के निवासी है और किसी अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। टक्कर इतनी भयंकर थी कि स्कॉर्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदमों की मांग कर रहे हैं।